नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बीजेपी ने सीए लागू किया, चुनाव से एकदम पहले लागू किया। इसके पीछे के क्या कारण है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इंडी टॉक ने आपको आज से करीब 1 साल पहले ये बता दिया था कि सीए लागू होने वाला है। फरवरी 2023 का छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। नागरिकता संशोधन कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लागू करेगी और वो फैसला बहुत जल्द होने ही वाला है। इस क्लिप को देखने के बाद आपको अगर ये लग रहा है कि इंटॉक ने बस इसी वीडियो में बताया, बल्कि इसके बाद भी कई वीडियो रहे जहां इंटॉक पर मैंने ये विश्लेषण किया और कहा कि सीए जो है लोकसभा चुनाव से एकदम पहले लागू होगा। मेरा किताब है 24 की रणभूमि, उस किताब को भी पढ़ लीजिए। उसमें एनआरसी पर, इसके बाद 2024 के चुनावी मुद्दा क्या होगा, 2024 के बाद की परिस्थिति क्या होने जा रही है, वो सब कुछ मैंने उस पुस्तक में लिखा हूँ। और उस पुस्तक का नाम है 24 की रणभूमि। अगर उस पुस्तक को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजोन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए और वहाँ से उस पुस्तक को आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर। बस आपको शशिकांत कुमार लिखना होगा। लेकिन चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि सीए लागू करके कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया और कैसे बंगाल की राजनीति में सीए गेम चेंजर बन सकता है, ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। आपको याद ही होगा कि हमने कुछ समय पूर्व एक एनालिसिस की थी और उस एनालिसिस में बताया था कि बीजेपी के कुछ राज्यों में नुकसान हो सकता है और उन राज्यों में हरियाणा भी है। हरियाणा में बीजेपी को झटका लग सकता था। अगर मौजूदा सीएम के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में रणभूमि में जाती तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था। और बीजेपी ने बखूबी चालाकी खेली और बीजेपी ने सही समय पर सही फैसला ले लिया, सीएम ही बदल डाला। लेकिन जो नए सीएम बने हैं ना, उनकी पत्नी नगर निगम के चुनाव में, वार्ड पार्षद के चुनाव में 4थे नंबर पर थी। मतलब जो बीजेपी ने नया सीएम बनाया है वो सीएम भी दिल्ली दरबार के इशारों पर काम करने वाला सीएम बनाया। ये परिस्थिति इंदिरा गांधी के दौर को याद दिलाती है, जो कि दिल्ली के लिए खतरा ना बन जाए। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भी कुछ इसी तरह के नेताओं को ढूंढ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, जब अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और 10 साल राज करेंगे, तो उसके लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। लेकिन चलिए साथियों, आज हमारा हरियाणा जिक्र नहीं था, लेकिन हरियाणा की परिस्थिति क्या नए सीएम आने के बाद बदल जाएगी, आगे की कहानी क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं बंगाल की राजनीति पर। बंगाल वो जो ममता बनर्जी का किला है, और ममता बनर्जी ने 42 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया। और जब ममता दीदी ने 42 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया तो सियासत यहीं से पलटने लगी, सियासत यहीं से बदलने लगी। और सियासत कैसे पलटी थोड़ा अब हम आपको बताते हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए लागू किया, उसी वक्त बंगाल की राजनीति बदल गई। बंगाल में पिछली बार 22 सीटों पर बीजेपी जो है दूसरे नंबर की पार्टी थी, और इसके अलावा इस बार बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 33 सीटों को जीतना। ये कठिन है, लेकिन आज की परिस्थिति में जब हम ये देखते हैं कि सीए लागू हो चुका है तो मतुआ समुदाय जो बंगाल में करीब 5 लोकसभा सीटों पर जिनकी पकड़ मजबूत है, मतुआ समुदाय की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। जो बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उस मतुआ समुदाय की बातों को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सुन लिए। 5 लोकसभा सीटों पर उनकी वोट जो होता है वो न्यायिक भूमिका निभाते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है मतुआ समुदाय की। और ममता बनर्जी का जो डर का कारण है कि ममता बनर्जी पर एक ठप्पा सा लग गया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इसमें ठप्पा नहीं कह सकते, बल्कि ममता बनर्जी उसी तरह की राजनीति करती है। ममता बनर्जी बंगाल के 30% मुस्लिम आबादी को देख रही है। लेकिन असल कहानी यह है कि कांग्रेस पार्टी जहां अकेले लड़ रहा है, तो ऐसे में बंगाल के 30% मुस्लिम वोटर एकजुट होकर जरूरी नहीं ममता के पक्ष में चला जाए। और ममता बनर्जी को ये डर भी सता रहा होगा कि अगर मुस्लिम वोट विभाजित होता है, मुस्लिम वोट टूटता है, ममता बनर्जी को तो नुकसान होगा, साथ में कांग्रेस को भी नुकसान होगा। कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं बचा, कांग्रेस को तो बर्बादी तय है। लेकिन एक और कहानी होगी, वो कहानी ये होगी कि बीजेपी का 33 सीट जीतने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आपको बताते चले कि जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भारी संख्या में जो है मतुआ समुदाय के हिंदू बंगाल वापस आ गए थे शरणार्थी बन के, जिन्हें अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। सोमवार को केंद्र सरकार ने देश भर में सीए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के लागू होने से बांग्लादेश से सालों पहले आए हिंदू शरणार्थी को
बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताया जा रहा है। सरकार ने एक और चालाकी खेला कि सीए ऐसे समय पर लागू किया जब आचार संहिता लगने ही वाला है, और आचार संहिता लगने के बाद कोई भी राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने चालाकी खेली, अमित शाह ने ऐसे समय ये दाव खेला कि किसी को समझ में ना आए। लेकिन इसी के साथ सीए लागू हो चुका है। अब जो राजनीति है वो पूरी तरह से परिवर्तन हो चुकी है और नई राजनीति में शाह के चाणक्य के तौर पर भूमिका निभाई। शाह ने एक साथ डबल गेम खेल लिया। पहला तो मटुआ समुदाय के जो वोट बैंक है बंगाल में पूरी तरह से अपने पाले में ला दिया। इसके साथ दूसरा बड़ा खेल ये था कि अब सीए तो लागू होगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध प्रदर्शन भी नहीं करेगा। और चुनाव के बाद की परिस्थिति ऐसी होगी, चुनाव के बाद की जब परिस्थिति की बात करें तो अगर बीजेपी बहुमत से जीत जाती है तो फिर क्या होने जा रहा है वो मेरे पुस्तक आप 24 की रणभूमि को पढ़ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों वाला कार्यकाल होगा। तो ऐसे नरेंद्र मोदी थोड़े कहें कि तीसरा कार्यकाल तीसरा कार्यकाल जो है वो ऐतिहासिक फैसले वाले होंगे, और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। सीए पर ममता बनर्जी कहती है वो बंगाल में लागू होने नहीं देगी, लेकिन सच्चाई है कि ममता बनर्जी चाह भी लेगी तो सीए को लागू होने से बंगाल में वो नहीं रोक सकती। और जो भी राज्य के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सीए को वो अपने राज्य में लागू करने नहीं देंगे, यह सफल आप कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये जो भी मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सीए को वो अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगे, वो आपसे झूठ ही कह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन सीए जो अब लागू हो चुका है, इस देश का कानून बन चुका है। और ये बातें इन टॉक पर मैंने बताया था कि सीए 24 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना थी कि 15 अगस्त 2023 तक लागू हो जाए। लेकिन ऐन मौके पर जब लोकसभा चुनाव है उससे पहले अमित शाह ने सीए लागू कर दिया, और सीए लागू होने के बाद की जो राजनीति है वो तो गर्म होगी, लेकिन सियासत की एक नई पिच भी तैयार हो चुका है। साथियों मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ये सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है। और मेरे पुस्तक को भी आप पढ़ लीजिए, उस पुस्तक को जब आप पढ़िएगा तो 2024 की लोकसभा चुनाव की सच्चाई से आप रिव्यू हो जाएंगे। साथियों लोकसभा चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ आते हैं और 370 सीट लेके आते हैं तो देश किस दिशा की तरफ बढ़ेगा वो आप बखूबी समझ चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं। और इस बार अगर नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ भी आ जाते हैं तो वो ऐतिहासिक फैसले तो लेंगे, और वो ऐतिहासिक फैसले क्या होगा ये आपको भी पता ही होगा। और पिछला वीडियो मैंने बताने का प्रयास भी किया। ममता दीदी फंस गई है क्योंकि उन पर तो पहले से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, लेकिन ममता दीदी इस कदर फंसी हुई है कि अब ममता दीदी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अपना दूसरा लिस्ट जारी कर दिया। बीजेपी का दूसरा लिस्ट आ चुका है और बीजेपी ने अपने दूसरे लिस्ट में 9 राज्य और 2 यूटी टोटल 72 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र से 20, कर्नाटका से 20, गुजरात से 7, तेलंगाना से 6, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली से 2, उत्तराखंड से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, त्रिपुरा से 1। इसके साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ साथियों, और एक महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूँ कि बिहार पे शायद ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक आप तक वीडियो आए तब तक बिहार पे प्रत्याशी का ऐलान हो जाए। बिहार पे प्रत्याशी का ऐलान आने वाले कुछ ही घंटों में होने जा रहा है, और बिहार के 40 सीटों पर 60 में ऐलान हो सकता है। और जहां तक सीटों की समझौता है वो एनडीए में लगभग अब फाइनल हो चुका है। लेकिन चलो, नितिन गडकरी को नागपुर से ही टिकट दे दिया गया। सेकंड लिस्ट में नितिन गडकरी का भी नाम आया। इसके अलावा और भी कई बड़े नेता हैं जिनका नाम आ चुका है सेकंड लिस्ट में। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी का थर्ड लिस्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि उस लिस्ट में बिहार के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती। मटुआ समुदाय की बड़ी आबादी के मांग को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया। यूँ कहे कि सियासत अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है, उस दिशा में जहां जिस बंगाल में ये उम्मीदें लग रही थी कि ममता बनर्जी अकेले दम पर लड़ रही है तो कुछ खेल कर पाएगी, लेकिन अब ऐसी तस्वीर है कि बंगाल में जहाँ बीजेपी पहले 18 सीटें जीत पा रही थी, अब कम से कम बंगाल में बीजेपी 30 सीटों तक पहुँच सकती है। और ये बातें नोट करके रखिए। इन टॉक के पिछले सारे राजनीतिक विश्लेषणों को अपने
निकाल लीजिए 99% हमारे विश्लेषण सही होते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बंगाल की तस्वीर अब बदल चुकी है। 33 सीट बीजेपी को भले ना मिले, लेकिन बीजेपी की सीटें पिछली बार से ज़्यादा होगी बंगाल में, और इस बात को नोट कर लीजिए। इसके साथ बिहार पे जब प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद हम बिहार पर भी एक एनालिसिस करेंगे। लेकिन बंगाल की राजनीति अब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत पलट चुकी है और ममता बनर्जी को नुकसान तो होने ही जा रहा है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।